चलो आगे बढ़ते हैं। शपथ या प्रतिज्ञान क्या है ये? ओथ और अफर्मेशन। ओथ और अफर्मेशन। अफर्मेशन, ओथ और अफर्मेशन। चलिए, संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक सदस्य को राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेना होता है ना। अब ये एक लाइन दे दी हुई है, लेकिन इसकी बारीकियों पर चलते हैं। अभी क्या बोल रहा है कि ये हो गया आपका भारत। भारत के लिए हमारे पास क्या होती है? संसद, पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के दो हाउस, ये और ये और ये, ठीक। और आपको पता है संसद के 3 अंग। ये कौन है? राष्ट्रपति, हमारे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये है लोकसभा और ये है राज्यसभा। और आपको अच्छी तरह से पता है कि इसके अंदर कौन होते हैं? मेंबर्स, है ना। आप सेकंड शेड्यूल में पढ़ चुके हो कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य, लोकसभा का कोई चुन लिया जाता है सदस्य, या राज्यसभा को कोई चुन लिया जाता है, या मनोनीत सदस्य, दोनों होते हैं। यहाँ तो दोनों होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं? इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों होते हैं, और यहाँ पर केवल इलेक्टेड। तो चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, संसद के जो दोनों सदस्य होते हैं, दोनों सदनों के सदस्य, इसको भी अपन क्या बोलते हैं? सांसद बोलते हैं हिंदी में, सांसद। और इसे भी क्या बोलते हैं? सांसद ही, क्योंकि ये दोनों सदन किसके हैं? संसद के। तो दोनों ही सदनों के सदस्यों को सांसद कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एमपी, मेंबर ऑफ। चूंकि हम इसको पार्लियामेंट कहते हैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? अलग आप बोलोगे वो एमपी लोकसभा है, वो एमपी राज्यसभा है, ऐसे ही बोलोगे। वो सांसद लोकसभा है, वो सांसद राज्यसभा है, ऐसे ही बोलोगे आप। अब ये जो मेंबर्स हैं दोनों सदनों के, पहले तो जब ये चुनाव में खड़े होते हैं तो अभ्यर्थी के रूप में शपथ लेते हैं। याद होगा आपको, दूसरी अनुसूची याद है? तीसरी, कौन सी अनुसूची? तीसरी अनुसूची में ना शपथ। अभ्यर्थी मतलब कैंडिडेट। जब ये कैंडिडेट होते हैं, जब ये चुनाव लड़ने के लिए खड़े होते हैं, चाहे लोकसभा का मेंबर हो चाहे राज्यसभा का, तब अभ्यर्थी कहलाता है। तो ये थर्ड शेड्यूल में, कहाँ है ये? तीसरे अनुसूची में। तीसरे अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान है। तो वहाँ हम लोगों ने बोला था कि सबसे पहले ये लोग किस रूप में? एक कैंडिडेट, इलेक्शन कैंडिडेट, एक चुनावी अभ्यर्थी के रूप में शपथ लेते हैं। पता है आपको, जब अपना चुनाव के लिए अपना नॉमिनेशन पेपर, नामांकन फॉर्म भरते हैं, तभी वो शपथ लेते हैं। उसके बाद जब इनमें से जो चुनाव जीत जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? वो सदस्य बन जाते हैं। तब भी वो शपथ लेते हैं। अब यही पॉइंट ये बोल रहा है कि शपथ कैसे होगा। तो भैया, संसद के चाहे लोकसभा का मेंबर हो चाहे राज्यसभा का मेंबर हो, इन दोनों को शपथ जानते हो? सदस्य के शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। तो संविधान ने ये जिम्मेदारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे रखी है, राष्ट्रपति को दे रखी है कि वो लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्यों को शपथ दिलाएंगे, सदस्य के रूप में शपथ दिलाएंगे। एक अभ्यर्थी के रूप में राष्ट्रपति शपथ नहीं दिलाते। तब तो कौन? इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। और इलेक्शन कमीशन किसको देता है? ये अथॉरिटी डीएम को, है ना। चलो, तो सदस्य के रूप में शपथ कौन दिलाएंगे? एज अ मेंबर, both the members of both the house, they take oath from president of India. राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। अच्छा, अब अगर मान लो राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिला सकते हैं। अगर राष्ट्रपति नहीं चाह रहे तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति इनको शपथ दिलाएगा। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, है ना। तो अगर आपसे कोई एक सवाल पूछे कि शपथ कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति। लेकिन मान लीजिए कि राष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है, बीमार है ना, व्यस्त हैं, तो क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति इन दोनों सदनों के सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए किसी को नियुक्त कर सकते हैं, किसी को नियुक्त कर सकते हैं। तो वो नियुक्त व्यक्ति इन दोनों को शपथ दिलाएगा। तो आपका उत्तर क्या होगा? कौन शपथ दिलाएगा? राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति ये शपथ दिलाएगा। अब आइए, और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, अगर मान लो अब राष्ट्रपति नियुक्त किसको करेगा? तो देखो, आप ये देख लो, अगर लोकसभा की बात आती है
तो लोकसभा में राष्ट्रपति किसको, स्पीकर प्रोटेम को नियुक्त करते हैं इस कार्य के लिए। स्पीकर प्रोटेम को नियुक्त करते हैं लोकसभा में। अगर राष्ट्रपति व्यस्त हैं, है ना, तो किसको जिम्मेदारी दे देते हैं वो, स्पीकर प्रोटेम को। किसको, स्पीकर प्रोटेम को। स्पीकर प्रोटेम को क्या बोलते हैं हम, सामयिक अध्यक्ष। क्या कहते हैं हम, सामयिक अध्यक्ष। इसी को अस्थायी अध्यक्ष कहते हैं हम, अस्थायी अध्यक्ष। और राज्यसभा का जब मामला आता है तो स्पीकर प्रोटेम नहीं होता, वहां स्पीकर प्रोटेम की व्यवस्था नहीं होती। एक और चीज जान लो आप, स्पीकर प्रोटेम की व्यवस्था केवल निम्न सदन में होती है, लोकसभा और विधानसभा। राज्य में विधानसभा में होती है। राज्यसभा और विधान परिषद उच्च सदन में, अपर हाउस में स्पीकर प्रोटेम का कोई प्रोविजन नहीं है। तो राज्यसभा में कौन दिखाएगा, राज्यसभा का सभापति, अक्सर राज्यसभा का सभापति। समझ गए, है ना, राज्यसभा के सभापति। ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रपति, देखो संविधान ने ये नहीं बोला है वो किसी को भी नियुक्त कर सकते, हो सकता है उपराष्ट्रपति को नियुक्त कर दें, तुम शपथ दिला दो। लेकिन सामान्यतः होता क्या है, लोकसभा में ये जिम्मेदारी किसको दे दी जाती है, स्पीकर प्रोटेम को। और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति, या तो राष्ट्रपति स्वयं शपथ दिला देंगे या तो सभापति को ये जिम्मेदारी दे देंगे कि तुम राज्यसभा के सदस्यों को शपथ दिला दो। बात क्लियर है, ठीक। आइए, संसद भारत के संविधान में, सांसद है ये ना, संसद नहीं, ये क्या है, सांसद। संविधान में सच्ची श्रद्धा व निष्ठा और प्रभुता व अखंडता अक्षुण्ण रखने की शपथ लेते हैं। लटके झटके कभी पूछ दे तो ये कौन सी शपथ लेते हैं, जो पार्लियामेंट के दोनों हाउस के मेंबर हैं, जो संसद के दोनों सदनों के सदस्य हैं, वो शपथ किसके लेते हैं, भारत के संविधान में सच्ची श्रद्धा व निष्ठा, भारत के संविधान में सच्ची श्रद्धा व निष्ठा और प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखने की। लेकिन आजकल ये हो ही नहीं रहा है। आजकल सारे नेता भिड़े हुए हैं हिंदू मुस्लिम दंगा कराने में, किसी तरह रोटी सेकी जाए अपनी। तो ये लटके झटके वाला है 10%, है ना, मर मर के इस पे वो मत देना। जब तक सदस्य शपथ नहीं लेते तब तक सदन की बैठक में तथा मतदान नहीं कर सकते। देखो, बैठक में जब तक सदस्य शपथ नहीं ले लेते तो सदन की बैठक में उन्हें उपस्थित होने का अधिकार नहीं है, न ही मतदान का अधिकार है, वोट नहीं कर सकते। अगर वो वोट कर भी देते हैं तो वो वैध नहीं माना जाएगा, अवैध हो जाएगा। समझ गए, मतलब चाहे लोकसभा का सदस्य हो चाहे राज्यसभा का सदस्य हो, जब तक वो शपथ नहीं लेता वो ना तो अधिकार, वो संसद की बैठक में भी उपस्थित रहने का अधिकारी नहीं है और ना ही मतदान करने का। और अगर ऐसी स्थिति बिना शपथ लिए, देखो बिना शपथ लिए अगर वो सदन की बैठक में उपस्थित होता है या मतदान करता है, 500 रुपये जुर्माना ना, 500 रुपये जुर्माना। ऐसा अक्सर होता क्यों, मैं बताता हूँ तुमको। जैसे मान लो पहला दिन बैठक बुलाई गई, चुनाव के बाद लोकसभा का चुनाव हो गया, बैठक बुलाई राष्ट्रपति ने, और पहले दिन कुछ लोग नहीं पहुंच पाए, अनुपस्थित रहे, तो जितने उपस्थित हैं उन लोगों को तो पहले दिन शपथ दिला दिया गया, ये बच गए। अब ये बच गए तो जब तक ये शपथ नहीं लेंगे तब तक ये जितने दिन बैठक में उपस्थित होंगे, मतदान करेंगे, फाइन लगेगा। ये नहीं पूछेगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखो, है ना। नहीं, वो भी मुझे नहीं लगता कि पूछेगा, ठीक। आइए, वेतन एवं भत्ते। आइए, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन। अब मैं केवल सांसद बोलूंगा ना, संसद के दो, सांसद बोला तो समझ जाओगे, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर की बात कर रहा हूं मैं। तो इनका जो सैलरी होता है वो कौन डिसाइड करता है, ए वन लाइनर उत्तर, संसद। कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट, है ना। सो द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया डिसाइड्स द सैलरीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। एक लाइन का उत्तर है, सांसदों का वेतन संसद तय करता है, समय समय पर तय करता है। जैसे अभी अभी आप लोगों ने सुना होगा सांसदों का वेतन बढ़ाया गया, है ना। हाँ, तो संसद तय करती है। एक आता है, एक आपका प्रस्ताव आता है, पारित हो जाता है दोनों सदनों से, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है सैलरी। और अब मैं बता दूं तुमको, ये जब वेतन बढ़ाने वाला आता है ना,
कोई इसके अगेंस्ट में वोट नहीं करता, ऑपोजिशन हो रूलिंग पार्टी हो, सर्व एकदम ध्वनि मत से पारित हो जाता। सब इतना ठोकते हैं कि वैसे ही पार हो जाए। पैसे का मामला है, पैसा उनका बढ़ रहा है। संविधान में सांसदों के पेंशन है। देखो अब देखो, जब टफ क्वेश्चन बनाना होता है तब ऐसी लाइनें मार देता है कूट वाले प्रश्न में। देखो, सांसदों के वेतन का प्रावधान तो है संविधान में, लेकिन सांसदों के पेंशन का कोई भी प्रावधान संविधान में नहीं है। देयर इज नो सच प्रोविजन ऑफ पेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ये ध्यान रखो आप, नहीं है, इनके पेंशन का कुछ नहीं है, लेकिन पेंशन तो मिलता है इनको, है ना। मैं तुमको बता दूं, इनको बहुत खतरनाक पेंशन मिलता है। ये एक बार विधायक रहे ना तो भी पेंशन मिलेगा, ये दूसरी बार विधायक एक दिन भी रहे ना तो भी पेंशन मिलता है ना, तो भी पेंशन मिलता है। अरे बहुत आधा पेंशन आधा होता है, आधा। तो इन जो हमारे चालाक कुटिल नेताओं ने अपने लिए सारी व्यवस्थाएं कर रखी है ना, सारी व्यवस्था अपने लिए कर रखी। ये बात ध्यान में रखना, सांसदों के वेतन का प्रावधान तो है संविधान में, लेकिन पेंशन का नहीं है। पेंशन संसद एक अधिनियम द्वारा सांसदों को पेंशन देती है, तो संसद ने एक अधिनियम पारित किया है ना। वो अधिनियम क्या है वो देख लो। संसद ने एक अधिनियम पारित किया, उसके द्वारा इनको पेंशन मिलता है। वो क्या है? सांसदों के वेतन एवं भत्ते भारत की सांसदों को पेंशन देती। बस इतना याद रखना, सांसदों को संसद ने एक अधिनियम पारित किया, उसके द्वारा इनको पेंशन मिलता है। अब एक और चीज, ये जो सांसदों को वेतन और भत्ता जो भी मिलता है, ये भारत की संचित निधि पर भारित होता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, भारत की संचित निधि पर भारित होता है। अब देखो, फिर मेरे को ये बताना पड़ेगा, आ जाओ इधर। संचित निधि सुन चुके हो ना आप? क्या बोलते हैं संचित निधि को? चलो हम एक बार फिर से रिवाइंड कर लेते हैं। निधि की बात कर रहे हैं ना, निधियां, फंड्स। क्या किसकी बात करें? फंड। तो जब फंड की बात करेंगे तो दो आर्टिकल आता है। कौन कौन सा? आर्टिकल 266 और 267। आर्टिकल 266 में दो चीज़ है कि 267 में दो चीज़ इसमें है, दो। एक क्लॉज 1 और क्लॉज 3 है क्या? आर्टिकल 266 में दो फंड की बात होगी। एक होगा संचित निधि, एक होगा संचित निधि। संचित निधि इसे हम कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड, अच्छा फंड बोल रहा हूं। अब मैं आपको बता रहा हूं केवल मैं ऐसा क्यों लिखा। एक तो संचित निधि हो गई और एक क्या हो गया? लोक लेखा निधि। एक होता है लोक लेखा निधि, एक होता है लोक लेखा निधि। लोक लेखा निधि, निधि इसे हम कहते हैं पब्लिक अकाउंट्स। हाँ, पब्लिक अकाउंट्स। पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं बता रहा हूं क्यों नहीं बोल रहा हूं। देखो एक बात बताता हूं, ये जो आर्टिकल है ना, इसमें दोनों की बात हो रही है, इसमें दोनों का प्रोविजन है। एक देखो, एक इंडिया के फंड की भी बात हो रही है और प्लस स्टेट की भी। तो आप समझ जाओ कि ये जो संचित निधि है, ये भारत की संचित निधि भी होती है और राज्य की संचित निधि भी होती है। ये लोक लेखा निधि, ये भारत की लोक लेखा निधि भी होती है और राज्य की लोक लेखा निधि भी होती है, और दोनों का प्रावधान इसी आर्टिकल में। ये बात ध्यान में रखना, अलग से राज्य की संचित निधि के लिए अलग से कोई आर्टिकल नहीं है, इसी में है। तो 266 में दोनों का है। एक भारत की संचित निधि का भी प्रावधान है, राज्य की संचित निधि का भी प्रावधान है, भारत की लोक लेखा निधि का भी प्रावधान है और राज्य की लोक लेखा निधि का भी प्रावधान है। अच्छा, अब ये 267 में आते हैं। तो 267 में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ ना, जितना भी समझने के लिए आवश्यक है। देखो यहाँ पर है आकस्मिक निधि। किसका विवरण है? आकस्मिक निधि।
आकस्मिक निधि, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं कंटिंजेंसी फंड, इसे हम कहते हैं कंटिंजेंसी फंड, कंटिंजेंसी फंड, कंटिंजेंसी फंड। अब यहाँ भी दो होता है, ये भी दो होता है, ये भी क्या होता है, ये इंडिया का भी होता है और प्लस स्टेट का भी होता है। तो भारत की आकस्मिक निधि का भी प्रावधान आर्टिकल 267 में है और राज्य की आकस्मिक निधि का भी प्रावधान आर्टिकल 267 में है। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ ना, मैं जाऊँगा तो आधा घंटा ये खा जाएगा। इस फंड में क्या क्या है, ये क्या किसके कंट्रोल में होता है, ये राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है, राज्य का राज्यपाल के नियंत्रण में होता है, फिर वो फंड जो है जो सचिव के पास रहता है, वित्त सचिव जो होता है जो राष्ट्रपति की ओर से वो रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो मैं भी उसमें नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक आएगा, आगे आएगा तो मैं बताऊँगा। अब देखिए ये जो संचित निधि है, अब मैं केवल भारत की संचित निधि पकड़ रहा हूँ, केवल भारत की संचित निधि असल में भारत सरकार जितने भी इनकम करती है, आय करती है, वो कहाँ आकर जमा होती, इसमें। अब भारत सरकार जितने भी खर्च करती है, खर्च मतलब व्यय, एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो पैसा कहाँ से निकाल के करती है, यहीं से करती है, भारत की संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। भारत की जितनी भी इनकम जो टैक्स लेती है या किसी को उधार दिया है, ब्याज मिल रहा है, वो सब भारत का इनकम है। जैसे भारत सरकार की ओएनजीसी है ना, भारत सरकार की कंपनी है, तो ये कॉरपोरेशन जितना इनकम करती है, सेल जितना इनकम करती है, वो कहाँ जाएगा, वो यहीं जाएगा, भारत सरकार की सारी इनकम यहीं जाएगी। और भारत सरकार जितने भी खर्चा करेगी, किसी रोड बना रही है, हॉस्पिटल बना रही है, जो भी कर रही योजनाओं के लिए पैसा खर्चा करे, सब कहाँ से खर्चा होगा, यहीं से होगा, भारत। उसी प्रकार राज्य सरकार की इनकम जो है राज्य की संचित निधि में आएगी और राज्य सरकार जो भी खर्च करती है संचित निधि से ही होती है। इतना समझ गए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर वहाँ से नहीं होगा, यहाँ से होगा, ठीक। अब देखिए ये जो व्यय हो रहा है ये दो प्रकार का होता है, जो भारत संचित निधि से जो खर्च होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है संचित निधि पर भारित व्यय और एक होता है संचित निधि से किया गया व्यय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं भारित व्यय, मतलब इट इज चार्ज्ड अपॉन एंड इसको क्या बोलेंगे, मेड फ्रॉम, है ना। एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। भारत की आकस्मिक निधि पर भारित व्यय, भारत की आकस्मिक निधि से किया गया व्यय। भारित देखो, अब भारित किसको कहते हैं, हाँ, ऐसा व्यय जिसका भार हमेशा बना रहेगा, हमेशा बना रहेगा। जैसे देखो, आप राष्ट्रपति की सैलरी देनी हर महीना, सांसदों का सैलरी देना हर महीना, स्पीकर, राज्यसभा सभापति, ये सबका सैलरी देना है हर महीना, मतलब भाई हर महीने ये तो तय है कि ये देना ही है अपने को। सरकार ने लोन लिया है कहीं से, आईएमएफ से, तो उसका ब्याज देना है हर साल, तो ये तो तय है, ये व्यय ये तय है, देना ही है ना। तो ऐसे सारे वही यहीं से जाती है, संचित निधि से जाती है, तो उसको हम बोलते हैं भारित व्यय, और हर साल बजट निकलता है, रोड बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, तो उसके लिए बजट आता है, वहाँ से पास होता है ना, संसद स्वीकृति देती है, पार्लियामेंट अप्रूव करती है, तो पैसा मिलता है उसके लिए। तो वो जो होता है वो क्या होता है, किया गया व्यय, वो होता है किया गया व्यय। समझ गए बात को, चलो इतने की ज़रूरत थी। तो ये क्या हो रहा है, भारित, क्या हो रहा है, भारित होता है। भाई अगर मान लो जैसे किया गया व्यय के लिए क्या आता है, बजट में पास होता है, सरकार का बजट होता है, सरकार एक विधेयक लाती है, पास होता है दोनों सदनों से, राष्ट्रपति का साक्षर होता है, फिर एक एप्रोप्रिएशन बिल आता है, पास होता है, फिर पैसा मिल जाता है, पूरी प्रक्रिया होती है। रोड बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, किसी योजना के लिए चाहिए, तो पूरा एक प्रक्रिया, प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस है ना। अब अच्छा, वो पास होगा तभी पैसा मिलेगा। बजट में अगर सरकार ने बोला है कि हमें 1 लाख करोड़ का देश भर में इस वर्ष में रोड बनाना है, तो बजट में पास हुआ है, अब उसके लिए पैसा निकालने का प्रोसेस चालू होगा।
है ना, फिर दोनों सदनों से पास होगा, है ना, और फिर धन विधेयक दोनों सदनों से पास होगा, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होगा, फिर पैसा मिलेगा ना, तभी पैसा मिलता है। अब मान लो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसदों को हर महीने वेतन देना है, उसके लिए भी अगर बिल आता तो फिर लंबा प्रोसेस, अब पास नहीं होता तो फिर उनको क्या उस महीने का वेतन नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए जिसका भार हमेशा बना रहता है, जो हर महीने देना ही देना है, तो ऐसे विधेयक क्या होते हैं, ऐसे जो संचित निधि से व्यय होते हैं, कैसे होते हैं वो भारित व्यय, चार्ज्ड अपॉन, दोस एक्सपेंडिचर्स आर चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो सांसदों का वेतन तो हर महीने जाना है, तो ये किया गया व्यय होगा कि भारित व्यय होगा? बस भारित व्यय जिसका भार हमेशा बना रहेगा महीने में, अगर तो उसके लिए भी तो वेतन बढ़ाने के लिए भी तो संसद, देखो वो अलग बात है नोनी, वेतन बढ़ाना होगा तो एक क्या होगा, प्रस्ताव आएगा, दोनों सदनों में पास होगा, वेतन बढ़ जाएगा। लेकिन भैया जब अगर हर महीने सांसदों और राष्ट्रपति का वेतन देने के लिए क्या बिल लाएंगे वो लोग, हर महीने देना होगा, तो वो वेतन बढ़ाना होगा, वो तो कभी कभार होता है, 2 साल 3 साल में एक बार होगा वेतन बढ़ाने के लिए, वो अलग बात है। लेकिन भैया हर महीने उनको सैलरी तो देनी है क्या, वेतन भत्ते तो देने हैं क्या, तो उसके लिए हर महीने क्या एक धन विधेयक आएगा क्या? नहीं, उसके लिए नहीं आता। समझ गए बात को ना। और आप जानते हो वार्षिक मतदान के अधीन नहीं है कि वार्षिक मतदान जब होगा ही नहीं भारित व्यय के लिए, फिर नहीं आता तो मतदान भी नहीं होगा, तो भारित व्यय पर मतदान नहीं होता। क्लियर बात? आइए शपथ या प्रतिज्ञान देख लो, वही चार्ट है, शायद समझ गए होंगे आप, है ना। कौन अक्सर ये जिम्मेदारी लोकसभा में कौन निभाता है, कौन अक्सर, और यहाँ पर सभापति, या मान लो सभापति को चाहते हैं, सभापति को, लेकिन सभापति बीमार है तो उप सभापति को नियुक्त कर देते हैं, तू दिला दे, हाँ उपाधि, हाँ वही। ये राज्यसभा सदस्य यहाँ कैसे आ गया, वो गलत है, वो वाला इधर आ गया, ठीक है। आइए संसद के सदस्य प्रतिज्ञा करते हैं, वही संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा, भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने में और कर्तव्य को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करें। बस पढ़ लो इसको, कभी लटके झटके क्या पता, कोई भरोसा नहीं है, जब भी बोलो गुजर के निकलो। आइए आपको पता है सदन की बैठक में भाग नहीं ले सकते, मतदान नहीं कर सकते, संसद की विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त नहीं होंगी। विशेषाधिकार जानते हो ना, स्पेशल प्रिविलेज, है ना, स्पेशल प्रिविलेज, और उन्मुक्ति इम्यूनिटी, उन्मुक्ति जानते हो ना, छूट, ये सब इनको प्राप्त नहीं होगी। विशेषाधिकार बहुत सारे होते हैं ना, आप आगे पढ़ोगे, जैसे सांसद होता है तो सदन के अंदर देखा होगा कि कुछ भी करने लगता, कुछ भी बोलता है, जूता चप्पल फेंकने लगता है ना, है ना, बाहर गाली गलौज देगा तो कोई केस कर देगा। सदन के भीतर जो है उनको विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, बहुत सारे विशेषाधिकार। जब तक वो सदन में है तो कोई पुलिस वाला, कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती, कोई पुलिस वाला अंदर नहीं आ सकता, कैंपस में गिरफ्तार नहीं कर सकता। सत्र चल रहा है तो 3 महीने तक अगर वो उस बीच में अपराध भी कर दिया तो सत्र चलने तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, बहुत सारी चीज़ें ना, वो स्पेशल प्रिविलेज होता है। और छूट वही उन्मुक्तियाँ। चलो, सदस्य का वेतन संसद द्वारा निर्धारित, पता है आपको, संविधान, संसद के पेंशन, अरे ये रिपीट हो रहा है क्या साला, ये रे ओ लो, ये कभी लटके झटके पूछ दे तो 10% ना, क्या है, संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954, ये अधिनियम पास किया गया उनको पेंशन देने के लिए। 10% भत्ता और पेंशन अधिनियम, तो आपके इंग्लिश में क्या लिखी हो, हाँ, सैलरीज अलाउंस एंड पेंशन ऑफ पेंशन एक्ट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 1954। लोकसभा स्पीकर तथा राज्यसभा सभापति का भी वेतन संसद द्वारा तय किया जाता है। एक और चीज, लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा सभापति, राज्यसभा चेयरमैन, इनका भी वेतन कौन तय करेगा, संसद ही तय करेगा, और कौन तय करेगा, तथा दोनों का अच्छा एक और ये पॉइंट याद रखना,
दोनों को समान वेतन मिलता है, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति, है ना। और अगर आप लोग उपराष्ट्रपति पढ़े थे तो आपको याद होगा, वो दरवाज़ा बंद करो तो साला ठंडा नहीं हो रहा। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डजंट गेट सैलरी एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही गेट सैलरी एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में दिया जाता है, उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं दिया जाता है। अक्सर लोग देखना छोटे छोटे एग्जामों में और उधर लिखा देते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट को 4 लाख रुपया वेतन मिलता है। नहीं मिलता, गलत है। व्यक्ति वही है, व्यक्ति वही है, टेक्निकली गलत नहीं है, व्यक्ति तो वही है जिसको 4 लाख रुपए महीने का वेतन मिल रहा है। लेकिन अब आपसे प्रश्न वैसा आ जाए तो आपको याद रखना है, उपराष्ट्रपति के वेतन का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। देयर इज नो एज सच प्रोविजन फॉर द सैलरी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द वेरी सेम मैन, द वेरी सेम पर्सन गेट्स द सैलरी एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ना। और लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को समान वेतन मिलता है। क्यों? वही भैया, दोनों जो है अपने अपने सदनों के मुखिया हो, बराबर ट्रीट करने के लिए दोनों को एक सैलरी मिलता है ना। कितना मिलता है? 4 लाख। लिख लो यहीं पर अभी, दोनों को, दोनों की सैलरी 4 लाख रुपए है। ज़्यादा है, ये तो उनका चना मुर्रा है ये सब। हाँ, तो ये वहाँ बैठे हैं ना, यही देश की नीति तय करने वाले हैं, तो अपने हिसाब से अपने लिए तो, और ये सब चना मुर्रा है इनके लिए, उसके ये सब चना मुर्रा है। इतना तो वो लोग चाय पिलाने या पकौड़ा खिलाने में अपने कार्यकर्ताओं को खर्चा करते हैं। तो सर अभी इसका पेमेंट बढ़ गया होगा तो? कौन? नहीं, सांसदों का वेतन बढ़ा, इनका नहीं। तो ये लोग गुस्सा नहीं करेंगे? क्यों गुस्सा होंगे? अरे ये वेतन केवल दिखाने के लिए इनका ना, ये व्यर्थ में ताली ठोकते हैं, ध्वनि मत से पारित करवाते अपना वेतन वाला प्रस्ताव, ये केवल मूर्ख बनाने के लिए। वरना तुम्हें नहीं मालूम है, एक मंत्री बन जाता है, एक मंत्री अगर राज्य में भी मंत्री बन गया है, 1000 करोड़ कम से कम प्रॉपर्टी बना लेता है 5 साल में, है ना। तो जनता जो है, हमारा लोकतंत्र जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए। छोड़ो, आओ इधर आओ। अब देखिए आप संसद पीठासीन अधिकारी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संसद के पीठासीन अधिकारी। मेरा मकसद आप लोगों को नेगेटिव भरना नहीं है, मेरा मकसद है आपको सत्य बताना, यही सत्य है। लेकिन आपको ये समझदारी तो अब तक हो गई होगी कि आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है ना, क्या बोलना है। ऐसा न जाके इंटरव्यू में मत बोल देना ना, ये सब बोलने का नहीं है। आइए अब देखिए संसद के पीठासीन अधिकारी, तो आप संसद के पीठासीन अधिकारी का मैं थोड़ा फॉर्मूला बता चुका हूं आपको। चलिए अब थोड़ा सा अंदर चलते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, भैया आप जानते हो लोकसभा, ये लोकसभा है ना, लोकसभा का मुखिया, हेड ऑफ द लोकसभा, अध्यक्ष या स्पीकर, इंग्लिश में स्पीकर बोलते हैं, हिंदी में अध्यक्ष। एक और पोस्ट होता है उपाध्यक्ष या डिप्टी स्पीकर, उपाध्यक्ष या इंग्लिश में डिप्टी स्पीकर। और ये देखो आप, इन 1 2 अगर मान लो ये दोनों उपस्थित नहीं है, दोनों है नहीं, तो क्या उस दिन लोकसभा में ताला लगा दिया जाए? नहीं। तब भी सदन का कार्य चलता रहे तो क्या होता है, 10 प्रिसाइडिंग ऑफिसर, 10 पीठासीन अधिकारी, यानी कि 10 सभापति, याद रहे, चेयरमैन, 10 चेयरमैन, मतलब पैनल ऑफ 10 चेयरपर्सन, पैनल ऑफ 10 चेयरपर्सन, मतलब 10 पीठासीन अधिकारियों की तालिका। और ये जो 10 पीठासीन अधिकारियों की तालिका, यहाँ पर देखना सभापति और यहाँ पर देखना उपसभापति। यहाँ पर उपसभापति लिखा है, यहाँ सभापति लिखा है और यहाँ उपसभापति लिखा है। या बताओ, यहाँ भी सभापति लिख सकता था, ऐसा क्यों किया? देखो, लोकसभा का जो मुखिया होता है वो अध्यक्ष कहलाता है, स्पीकर कहलाता है। अगर 10 अध्यक्ष बोल देते अपन,
तो भाई लोकसभा स्पीकर की क्या हैसियत रही ना, पद की गरिमा को चोट पहुंचता है, क्योंकि लोकसभा के भाई स्पीकर तो एक ही होता है। यहाँ अगर 10 आपका 10 अध्यक्ष लिख देते, 10 स्पीकर्स, पैनल ऑफ 10 स्पीकर्स लिखते तो इसकी अपमान होता। इसलिए यहाँ पर क्या कर दिया, सभापति कर दिया। क्या बोला, 10 सभापतियों की तालिका। ये क्या है, 10 सभापतियों की तालिका। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पैनल ऑफ 10 चेयरपर्सन। इधर आ जाओ, यहाँ सभापति होता है आपको पता है, इंग्लिश में चेयरमैन, इंग्लिश में चेयरमैन होता है टेक्निकली, और यहाँ पर ये वाइस चेयरमैन, ये वाइस चेयरमैन। अब भाई ये दोनों एब्सेंट हो गए तो यहाँ भी तो कोई संभालने वाला होना चाहिए, तो यहाँ भी 10 उप सभापतियों की तालिका होती है, पैनल ऑफ 10 वाइस चेयरपर्सन या चेयरमैन। समझ गए बात, यहाँ सभापतियों की तालिका, यहाँ उप सभापतियों की तालिका। तो सभापति लिख देते थे, इसका अपमान हो जाता, इसके इस पद का अपना अपमान हो जाता। ये क्लियर है। अब एक और चीज, ये देखो हमें पता है इसका भी इलेक्शन होता है, इसके भी पोस्ट का इलेक्शन होता है, इसके भी पोस्ट का इलेक्शन होता है, इसके पोस्ट का इलेक्शन नहीं होता। ध्यान आ रहा, आ गया ध्यान। ये जो सभापति है ये अलग कैसे है भैया, जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति। आपको पता है उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, इलेक्शन किसका होता है, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होता है। और जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति चुना जाता है वो क्या होता है, पदेन, क्या होता है, पदेन सभापति, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्स ऑफिशियो, एक्स ऑफिशियो। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इंडिया होगा चेयरमैन राज्यसभा, ये भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं। और पदेन शब्द का मतलब समझे कि नहीं समझे, पदेन इंग्लिश में और हिंदी में और इंग्लिश में एक्स ऑफिशियो। इसका मतलब यह है कि उपराष्ट्रपति अपने पद से ही ऑटोमेटिकली राज्यसभा के सभापति बन जाता है। जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो उपराष्ट्रपति के पद से ही राज्यसभा का सभापति होगा। समझ गए। whoever is the vice president of India, है ना, by virtue of his post he is also the chairman of राज्यसभा। क्लियर है बात। सर तो इन्हीं का ही प्रावधान नहीं है संविधान में, क्या वेतन का उपराष्ट्रपति नहीं है, तो ये सभापति का ही वेतन का। हाँ हाँ वही है। क्लियर है बात। अब इन देखो भाई ये 4 लोगों में पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपको ध्यान हो, ये स्ट्रक्चर हम लोग देखे थे 4 सदन का, ये स्ट्रक्चर देखे ना हम लोग। ये संसद के 2 सदन, ये संसद के 2 सदन, और ये राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर, ये स्टेट लेजिस्लेचर के 2 हाउस देख चुके हैं हम। ये लोकसभा, उसी तरह यहाँ पर विधानसभा, ये राज्यसभा, उसी तरह राज्य में विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है। लोकसभा यहाँ का अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यहाँ पर सभापति और उप सभापति, इंग्लिश में जानते हैं आप, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन एंड वाइस चेयर। फिर यहाँ भी होता है, जैसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है तो यहाँ भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है। जैसे सभापति उपसभापति तो यहाँ भी सभापति और उपसभापति होता है, उपसभापति होता है। 8 पीठासीन अधिकारी अपन देखे थे इस प्रकार से। इन 8 में से सबसे अलग कौन है, प्रिसाइडिंग पीठासीन अधिकारी किसको बोलते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ना। तो लोकसभा के 2 प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपन देख लिए, पीठासीन अधिकारी, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। उसी तरह किसी राज्य की विधानसभा में या लेजिस्लेटिव असेंबली में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, इधर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, सभापति उपसभापति। ये 8 में सबसे अलग कौन है, ये है सबसे अलग कौन है,
ये है, सबसे अलग ये है। इन 8 में से सबसे अलग ये है। ये अलग क्यों है? सबसे पहला बिंदु, ये अलग क्यों है? राज्यसभा का चेयरमैन, राज्यसभा का सभापति अलग क्यों है? क्योंकि भारत का उपराष्ट्रपति जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या होते हैं? वो पदेन सभापति होते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ही इज द एक्स ऑफिशियो, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। पहली बात। अब देखो यहाँ यही क्लियरिटी यहीं से आएगी। ये अलग है तो इधर लिखूंगा, बाकी 7 का इधर लिखूंगा ना। बाकी 7 समझ गए ना भैया? कौन कौन? लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इसको ले लो बस। राज्यसभा का उपसभापति, किसी राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति, उपसभापति, ये यहां ले लो। अब देखो आप, जब उपराष्ट्रपति आपने पढ़ा था तो हम लोग एक चीज पढ़े थे कि उपराष्ट्रपति अपने सदन का सदस्य नहीं होता। पहला बिंदु, ये सदन का सदस्य नहीं होता। ही इज नॉट द मेंबर ऑफ हाउस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये सदन का सदस्य नहीं होता, नहीं होता, मतलब ये राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। जबकि ये 7 क्या होते हैं? अपने अपने सदन के सदस्य होते हैं, अपने अपने सदन के सदस्य होते हैं। रेस्ट ऑफ द 7 आर द मेंबर ऑफ देयर रेस्पेक्टिव हाउसेस। मतलब लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष ये दोनों सदस्य भी होते हैं, ये दोनों। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि जो लोकसभा का सदस्य होगा वही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बन सकता है ना, वही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना जा सकता है। चलो ये तो क्लियर है। और सब सेम, बाकी सब का सेम। ये उपसभापति है ना, ये भी अपने सदन का सदस्य होगा, लेकिन ये सदस्य नहीं होगा क्योंकि उपराष्ट्रपति के पद की एक शर्त है। उपराष्ट्रपति के पद की शर्त क्या है? नहीं, शर्त में केवल अपने सदन का थोड़ी शर्त दी है। शर्त में क्या दी है? वह संसद के किसी भी सदन का या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। पहली शर्त है उसकी, है ना। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैनॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ईदर ऑफ द हाउस ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर। उसकी शर्त ही यही है। जैसे राष्ट्रपति की भी शर्त थी, राष्ट्रपति की भी एक शर्त थी ना कि वो संसद के या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, वैसे ही उपराष्ट्रपति की भी शर्त है। अगर मान लो वो राज्यसभा का सदस्य है भी, लेकिन जब राष्ट्रपति का चुनाव जीत गया तो जैसे ही उसने ज्वाइन किया ना तो उसकी मेंबरशिप यहाँ से खत्म हो गई। कहीं का भी मेंबर हो, अगर वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत गया, जैसे ही उपराष्ट्रपति का पद ज्वाइन करेगा उसकी उस सदन से सदस्यता रद्द हो जाएगी, चाहे वो संसद के किसी सदन का सदस्य हो, चाहे वो राज्य विधानमंडल यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर के किसी सदन का सदस्य हो। समझ गए आप? क्योंकि शर्त क्या है? वो नहीं हो सकता, इसलिए उसका वो सीट खाली हो जाएगी। बात क्लियर है? तो भैया जो राज्यसभा का सभापति है वो तो उपराष्ट्रपति है, तो राज्यसभा का सभापति जो है वो इन 7 की तरह अपने सदन का सदस्य नहीं होता। बात पहली बात क्लियर हो गई? ओके। अब ये सब तो पद है ना, ये 8 पद है ना। लोकसभा का अध्यक्ष संवैधानिक पद है, सब संवैधानिक पद हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर ऑफ लोकसभा, उपाध्यक्ष संवैधानिक पद हैं सब 8। यहां पर देखेंगे हम राज्यसभा के सभापति का चुनाव नहीं होता है, राज्यसभा के सभापति का चुनाव नहीं होता, सभापति का चुनाव नहीं होता, नहीं होता। क्यों नहीं होता भैया? चुनाव होता ही नहीं है, वो चुनाव तो उपराष्ट्रपति का होता है और जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो राज्यसभा का सभापति। लेकिन यहां पर आ जाओ तो है ना, इन सभी पदों का चुनाव होता है, इन सभी पदों का चुनाव होता है, चुनाव होता है। इलेक्शन इज हेल्ड
फॉर ईच ऑफ द 7 प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। समझ गए आप? इन सभी का चुनाव सभी का अरे लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है, उपाध्यक्ष सबका, इसको छोड़ के सबका, इसका भी होता है चुनाव। राज्यसभा के सभापति का चुनाव नहीं होता। ये राज्यसभा के सभापति के बारे में लिख रहा हूँ ना यहाँ पर। ये इसकी बात हो रही है, ये सारी चीजें इसकी बात हो रही। दूसरा भाई, ये जो राज्यसभा का जो चुनाव तो होता है उपराष्ट्रपति, किसका होता है चुनाव? उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज हेल्ड। और आपको पता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य दोनों भाग लेते हैं। और एक और चीज ध्यान रखना, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों भाग लेते हैं, है ना। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं वहां पर। इधर आ जाओ। इनके चुनाव में केवल उसी सदन के सदस्य भाग लेते हैं, केवल उसी सदन के सदस्य भाग लेते हैं। भाग लेते हैं, उसी सदन के सदस्य भाग लेते हैं। बात समझ में आई? जैसे लोकसभा यहीं से होता क्या है कि जैसे बीजेपी चुनाव जीत गई तो बीजेपी अपनी लोकसभा में से एक कैंडिडेट को खड़ा कर देती है लोकसभा अध्यक्ष के लिए, पूरी ऑपोजिशन मिलके एक कैंडिडेट खड़ा कर देती है ना। और इनका जब चुनाव होगा तो ना तो यहाँ का मेंबर वोट दे सकता है ना यहाँ का, केवल लोकसभा के ही सदस्य वोट दे सकते हैं इनके चुनाव में। तो खड़े हो गए तो बाकी लोग वोट करेंगे। और ये बात क्लियर है कि नहीं? वैसे ही ये सभापति का भी होगा, उस सभापति का भी रूलिंग पार्टी एक खड़ा कर देती है, एक ऑपोजिशन मिलकर खड़ा कर देती है, यही राज्यसभा के लोग वोट करेंगे। वैसे ही इनका भी होगा, उप सभापति का चुनाव होगा तो फिर यहीं से 2 कैंडिडेट खड़ा हो जाएंगे और यहीं के लोग वोट करेंगे। दूसरे सदन का सदस्य इनके चुनाव में वोट नहीं कर सकता। बात क्लियर है? जबकि सभापति का चुनाव तो होता ही नहीं, चुनाव होता है उपराष्ट्रपति का, और उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य, पूरे सदस्य भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। समझ गए? ये देखो क्लैरिटी यहीं से आएगी। और तुमको मैं बता दूं, अलग से कहीं ये वन लाइनर ये वो सब लिखा नहीं रहेगा, ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है। यहां से ये आएगा क्वेश्चन, क्यों नहीं बन सकता यहां से? आओ इधर आओ। अब एक और चीज देखो आप, अब एक कॉमन चीज देखो, दोनों जगह ये सबके लिए है ना, यहां पर मैं लिख रहा हूं कॉमन चीज। किसी भी पीठासीन अधिकारी के पद का शपथ का प्रावधान संविधान में नहीं है। शपथ का प्रावधान शपथ में नहीं है। जो तुमको मैं नोट्स दिया हूं, मैं सब लिखा हूं, कहीं ना कहीं सब लिखा है ना, लेकिन मैं अब तुमको सब समेट कर ला रहा हूं यहीं पर, जहां से प्रश्न बनता है और फंस जाते हैं लोग। किसी भी पीठासीन अधिकारी के पद के शपथ का प्रावधान संविधान में नहीं है, संविधान में नहीं है। अब समझ जाओ आप, चाहे लोकसभा का अध्यक्ष का पद हो, उपाध्यक्ष का पद हो, चाहे सभापति का पद हो, चाहे उप सभापति का पद हो, चाहे इनका, ये अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं। और प्लस कर देता हूं यहां पर, प्लस तालिका जो है ना, तालिका लोकसभा में देखे ना, लोकसभा में क्या है, 10 सभापतियों की तालिका, और राज्यसभा में क्या है, 10 उप सभापतियों की तालिका। पैनल ऑफ 10 चेयरपर्सन्स, पैनल ऑफ 10 वाइस चेयरपर्सन्स। इनके भी शपथ का प्रावधान नहीं है। ये अब मैं समझा रहा हूं, रुको, मैं क्या बोल रहा हूं, देयर इज नो सच प्रोविजन
for the oath and affirmation of the post of these 8 including the panels। समझ गए? इसका मतलब ये नहीं है कि कभी शपथ नहीं लेते। अब ध्यान से समझो इसको। ये सारे लोग अपने 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 सदन के मेंबर तो है ना, उपराष्ट्रपति को छोड़ के। उपराष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति का शपथ लेते हैं। उपराष्ट्रपति जो है, जो राज्यसभा का सभापति है, ये भी अपने पद की शपथ लेता है क्या? नहीं। ये भी तो कोई कौन सा पद की शपथ लेता है? उपराष्ट्रपति। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। कौन शपथ दिलाता है इनको? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना, ये शपथ दिलाते हैं इनको। लेकिन अगर हम इन 8 पीठासीन अधिकारियों के पद की बात करें तो क्या इनमें से कोई अपने पद की शपथ लेता है? नहीं लेता ना। लोकसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा चेयरमैन, राज्यसभा वाइस चेयरमैन और उसी तरह स्टेट में आ जाओ चारों, ये अपने पोस्ट की शपथ नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते? क्योंकि संविधान में इनके शपथ का कोई प्रावधान है ही नहीं। ना सिर्फ ये 8, बल्कि जो यहाँ पर तालिका होती है 10 पीठासीन अधिकारियों की, यहाँ पर क्या बोलते हैं? सभापतियों की तालिका, यहाँ पर उप सभापतियों की तालिका, इनके भी शपथ का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन क्या ये लोग एक सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं? हाँ, ये सभी लोग अपने अपने सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। ऑल दीज दे एक्सेप्ट उपराष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति की शपथ लेते हैं, लेकिन बाकी जो बच गए ये सभी अपने अपने हाउस के मेंबर्स का ओथ लेते हैं। दे टुक ओथ एज अ मेंबर ऑफ देयर रेस्पेक्टिव हाउसेस। ये अपने अपने सदन के सदस्य की शपथ लेते हैं, लेकिन ये पीठासीन अधिकारी के पद की शपथ नहीं लेते। क्लियर है? मैं लिख कर दे देता हूं। ये जो इस तरह से मैं अभी तुमको एक फ्रेम में बताया ना, ये मैं ऐसा कोई तैयारी करके नहीं आता हूं। लेकिन हमारे भारत के वायरल हुए सबसे बेस्ट टीचर, हाँ, उसको दुनिया भर को लोगों को पढ़ा चुका होगा ना? नहीं पढ़ाया होगा। ये मैं बता रहा हूँ ना, नहीं पढ़ाया होगा, लेकिन वो बकलोली से उनके रील वायरल करके बेस्ट टीचर कहलाते हैं। तुम देख लेना ना, तुमको किताब में मिलेगा ना, किसी नोट्स में मिलेगा। ये मैं, और इसलिए मैं नोट्स पे भी नहीं छापता इसको, अलग से फोल्ड बना के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जितनी चीज़ें मैंने बताई है ना, इससे आपको जो स्पष्टता और जो क्लैरिटी मिलेगी वो बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? तो क्या होगा, वो सारी चीज़ें जो इधर उधर बिखरी हुई है ना, वो आप जो ध्यान नहीं देते हो, वो सब चीज़ यहाँ पर है। वो क्लैरिटी आपको यहाँ पर होगी। अच्छे अच्छे लोग, मैं बता रहा हूँ तुमको, मेंस दे लिए, सब कुछ दे लिए, लेकिन नहीं जानते वो क्या होता है। वो सिर्फ ये मानते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष शपथ नहीं लेता। ऐसा नहीं, सारे पीठासीन अधिकारी अपने पद की शपथ नहीं लेते। ठीक है? चलो भैया, अब मैं बहुत सारी चीज़ें, अच्छा एक और चीज़ बताना है मेरे को। ये जो सभापतियों की तालिका है ना, पैनल पीठासीन अधिकारी इधर पर, ये नामांकित, ये ना, इनका चुनाव होता है क्या? चलो प्रश्न देखते हैं, क्या इनका चुनाव होता है? नहीं। ये क्या होते हैं? ये नामांकित होते हैं। क्या होते हैं? ये नामांकित होते हैं। ये नामांकित होते हैं। ये भी नामांकित मतलब नॉमिनेटेड होते हैं। ये कौन होते हैं? नामांकित होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं। कौन करता है? इनको लोकसभा के स्पीकर करते हैं और इसको राज्यसभा के सभापति। क्लियर है? चलो आइए, लोकसभा अध्यक्ष।
निर्वाचन एवं पदावधि। अब आप इससे फटाफट भागोगे क्योंकि मैं उसमें डायग्राम में बता दिया। अभी के दौर देखो, निर्वाचन तो होता है, आपको पता, चुनाव होता है ना। लोकसभा के सदस्यों के बीच से ही पहली बैठक के पश्चात अध्यक्ष चुनाव होता है। पहली बैठक वाला कंसेप्ट पता है कि नहीं पता है? क्या होता है पहली बैठक में? क्या होता है? नॉर्मल व्यक्ति, सब जरूरी है। तुम्हें भाई जितनी बार तुम्हें अगर नहीं पता है मैं बताऊंगा, मैं गुस्सा नहीं होता हूँ। मैं गुस्सा कब होता हूँ? जब सालों टेस्ट में नंबर नहीं लाते तब मेरा गुस्सा आता है। वरना कभी मेरे को गुस्सा करते देखे हो कि नहीं बताऊंगा, सालों तुम लोग गधे हो, ये हो वो। देखो ये है संसद। बहुत सारी चीजें जो शायद अभी यहाँ नहीं है, आगे की है, वो भी यहाँ समझो। चुनाव हो गया, लोकसभा का चुनाव, आपको पता है ना, लोकसभा का चुनाव हो गया। आपको शॉर्ट में बताता हूँ, एकदम से फिर मैं घुसूंगा नहीं क्योंकि फिर वो लंबा हो जाएगा। आपको पता है ना, इन दोनों सदनों में सत्र चलता है। सत्र, मैं शॉर्ट में चल रहा हूँ, एकदम डिटेल नहीं जा रहा हूँ। आपको ये तो पता है ना, सत्र होता है। सत्र, इसको क्या बोलते हैं हम? सेशन। क्या कहते हैं हम? सेशन। ये भी बता चुका मेरे ख्याल से आपको। सेशन होता है दोनों में। नहीं बताऊंगा पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा होता है, मैं डिटेल नहीं जा रहा हूँ। दोनों सदनों में सत्र होता है। 3-3 सत्र होता है, लेकिन कम से कम वर्ष में 2 सत्र होना जरूरी है ना। पहला वाला क्या होता है भाई? बजट सेशन। दूसरा वाला मानसून, और तीसरा वाला विंटर। यहाँ भी वही बजट, मानसून, विंटर ना। ओके, जब लोकसभा का चुनाव हो जाता है तो भाई जितने लोग जीते हैं, तो भाई आपको पता है ना कौन बुलाएगा सत्र, कौन आहूत करेगा? सत्र आहूत करने की शक्ति किसको है? राष्ट्रपति। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? समन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया समन्स द सेशन ऑफ बोथ द हाउसेस। समझ गए आप? सत्र आहूत करते हैं ना, ये तो पता है आपको। सत्रावसान भी यही करते हैं, आहूत भी यही करते हैं, और क्या करते हैं प्लस सत्रावसान। सत्रावसान को क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रोरोगेशन। सत्र का काम हो गया, खत्म भी यही करेंगे, शुरू करेंगे हर एक सत्र ना। हर सत्र का आहूत भी यहाँ भी कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। और जब काम खत्म हो जाएगा तो सत्रावसान, प्रोरोगेशन भी वही करेंगे। क्लियर? जब लोकसभा का इलेक्शन हो जाता है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? दोनों का क्या बुलाते हैं? दोनों के जॉइंट क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन। क्या बोलता है? संयुक्त अधिवेशन होता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, वही है। अधिवेशन बोल लो, बैठक बोल लो, बात एक ही है। बैठक अलग हो जाएगा, जॉइंट सीटिंग अलग हो जाएगा। ये वो नहीं है, ये विधेयक पर जो वो अलग बात है। ये क्या है? संयुक्त अधिवेशन है ना। या फिर ऐसा बोलो कि संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं। क्या करते हैं? संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं, संयुक्त संबोधन करते हैं। मतलब ये दोनों, लोकसभा के भी सत्र बुलाया जाता है, पहली बैठक होती है और दोनों एक ही में सब मिक्स बैठे रहते हैं। पता है ना आपको, पार्लियामेंट में एक सेंट्रल हॉल भी होता है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा के। तो सबसे पहला लोकसभा के चुनाव के बाद जब नई सरकार बनती है तो सबसे पहले क्या करते हैं? राष्ट्रपति जॉइंट एड्रेस करते हैं। क्या करते हैं? जॉइंट एड्रेस। दोनों के मेंबर सब एक साथ, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स आते हैं, सेंट्रल हॉल में बैठते हैं और जॉइंट एड्रेस देते हैं, संयुक्त। क्लियर है बात? इसमें करते क्या है राष्ट्रपति? इसमें राष्ट्रपति सरकार, जो नई सरकार बनी है ना, सरकार की नीतियों की घोषणा करते हैं। सरकार के नीतियों की घोषणा करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनाउंसेस द पॉलिसीज ऑफ न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट, है ना।
नवनिर्मित सरकार के नीतियों की घोषणा करते हैं। भाषण देते हैं ना, वो देखे होगे टीवी पर, और इसमें भाषण देते हैं। कौन क्या करते हैं इसमें? स्पीच देते हैं ना। वो भाषण जानते हो कौन लिख कर देता है? कैबिनेट, मंत्रिमंडल। जो नई सरकार बनी है ना, उसकी मंत्रिमंडल जो उनको स्पीच लिख कर देती, वही पढ़ते हैं। हाँ, नया वाला, और क्या, कैबिनेट ना। ओके, नाउ दे दिया, भाषण दे दिया। अब राष्ट्रपति क्या करेंगे? हो सकता है तो दोनों को शपथ दिला दें मेंबर का, या फिर राष्ट्रपति क्या बोलेंगे, ये साला कंजट काम में नहीं करता। इधर क्या करेंगे? इधर सभापति को दे देंगे जी तू शपथ दिला दे, और इधर बोल देंगे तू शपथ दिला दे। इधर किसको? अभी देखो आप, सभापति तो पहले से, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, वो सभापति पहले से हो गया, लेकिन यहाँ अभी नहीं है। यहाँ तो सारे मेंबर अभी आके बैठे हैं ना, पहला दिन है। देखो खाली कर देता हूँ इसको, पहला दिन है, बैठक का पहला दिन है, सब आके बैठे हैं। और जो पुराना वाला लोकसभा स्पीकर था, जो पुराना वाला अध्यक्ष था ना, इससे पहले वाला, जैसे ही पहली बैठक होती है, पहली बैठक, प्रथम बैठक, मतलब ये बैठे, प्रथम बैठक तक वो अपनी जिम्मेदारी संभालता रहता है। प्रथम बैठक बैठ गए, गया, वो गया। अब खाली है। अब कोई भी, क्या इस सदन का संचालन करने वाला कोई व्यक्ति है? नहीं है। इस सदन का तो हो सकता है उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में बैठा हो, यहाँ का नहीं। अब जितने भी ये 543 सांसद चुन के आए हैं, इसमें एक व्यक्ति होगा जब सबसे उम्र दराज होगा, एज में सबसे उम्र दराज, नया नहीं रे, उम्र में उम्र दराज, सबसे उम्र दराज जो सांसद होगा लोकसभा का, तो राष्ट्रपति तो क्या करेंगे, इस व्यक्ति को स्पीकर प्रोटेम अब बताओ टेक्निकल शब्द, इस पर चुनेंगे, नामांकित करेंगे, नियुक्त करेंगे। नियुक्त करेंगे। स्पीकर प्रोटेम क्या होता है? नियुक्त होता है, मतलब अपॉइंट होता है। कौन करता है? हाँ, यही सब छोटी छोटी बातें हैं, छोटी लेकिन बड़ी बातें मिस कर जाते हैं लोग। ठीक, स्पीकर प्रोटेम नियुक्त हो जाएगा, ये व्यक्ति यहाँ आएगा और यहाँ कुर्सी पर बैठ जाएगा, यहाँ कुर्सी पर बैठ जाएगा। अगर राष्ट्रपति ने इनको शपथ दिला दी है तो शपथ दिलाने का काम नहीं करेगा, लेकिन अक्सर राष्ट्रपति ये झंझट नहीं पालते, इसी को जिम्मेदारी देते हैं। ये सबसे पहला काम क्या करेगा? इनको सदस्य, लोकसभा के सदस्य की शपथ दिलाता है। शपथ दिला दिया, पहला काम स्पीकर प्रोटेम का क्या होगा? लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना, टू कंडक्ट द ओथ सेरेमनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। ओथ कराएंगे ना। बैठक नहीं बोलना, नहीं, अधिवेशन। वो खत्म हो गया, चलतीस घर। हाँ बिल्कुल, अगर राष्ट्रपति चाहें तो सबको शपथ दिला सकते वहीं पर, लेकिन राष्ट्रपति ये नहीं उच्च, फिर वो अपने लोकसभा, फिर अपने चले जाएंगे लोकसभा में, तो प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाएगा, और इधर राज्यसभा में राज्यसभा सभापति ना। चलो, शपथ दिलाएगा पहले तो, उसके बाद दूसरा सब काम क्या करेगा? इसका दूसरी जिम्मेदारी क्या है जिसलिए आया है ये? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाना। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाना, अध्यक्ष का चुनाव करवाना, ये इसका दूसरा काम है, चुनाव करवाना। इसीलिए आया है ये, चुनाव करवाएगा। अब आपको पता है रूलिंग पार्टी अपने में से एक कैंडिडेट खड़ा करेगी, अपोजिशन एक कैंडिडेट खड़ा करेगी, यही लोग वोट करेंगे, और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वो लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। जाहिर सी बात है रूलिंग पार्टी का ही जीतेगा, क्योंकि उसके सांसद ज़्यादा हैं, तभी तो सरकार है। जैसे ही चुन लिया गया, ये आकर यहाँ कुर्सी में बैठ जाएगा,
ये आकर यहाँ बैठ गया, कुर्सी संभाल लिया, और फिर ये स्पीकर प्रोटेम वापस आके अपना सदस्य के रूप में स्थान ग्रहण कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? आ गया, बैठ गया लोकसभा स्पीकर, बैठ गया। शपथ तो इसके पद का है ही नहीं, तो सदस्य के रूप में शपथ लेता है। लोकसभा के सदस्य के रूप में पहले ही शपथ ले चुका, फिर यहाँ आ गया। अच्छा, सबसे पहले शपथ क्यों दिलाता है बताओ? क्योंकि जो भी हाँ, बिना शपथ लिए उनका वोटिंग का कोई वैल्यू है? हाँ, और क्या बोलते हैं, वोट तो यही लोग करेंगे ना। लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव में कौन वोट करेगा? यही लोग तो करेंगे, और शपथ नहीं लिए तो वोट नहीं कर सकता, वह अवैध है ना। हो गया। अब ये आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गए। अब इसका सबसे पहला काम क्या है? उपाध्यक्ष का चुनाव करवाना। ये क्या करेंगे? अच्छा, एक और चीज, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाता कौन है? तो स्पीकर प्रोटेम। लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव होगा कब? दिनांक, कौन से दिनांक को इसका चुनाव करवाना है, ये डिसाइड कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव का दिनांक राष्ट्रपति तय करते हैं। द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ लोकसभा स्पीकर इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये किसका हो गया चुनाव? अब ये क्या कराएगा? उपाध्यक्ष का चुनाव कराएगा। लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव करवाएगा, और इसका दिनांक कौन डिसाइड करेगा? अध्यक्ष। इसका डेट, इलेक्शन का डेट कौन डिसाइड करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव का दिनांक राष्ट्रपति तय करेंगे, और उपाध्यक्ष के चुनाव का दिनांक लोकसभा अध्यक्ष तय करेगा। फिर वही होगा, रूलिंग पार्टी एक कैंडिडेट खड़ा करेगी, ये एक कैंडिडेट खड़ा करेंगे, जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वो लोकसभा का उपाध्यक्ष चुन लिया जाएगा। याद रखना, लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है, नियुक्त होता है, क्या होता है वो? चुना जाता है। टेक्निकल शब्द हैं। हाँ, तो मैं ध्यान दे रहा हूं, तुम लोग बेहोश हो जाते हो ना गांजा फूक के। परीक्षा में क्वेश्चन आता है तो बेहोशी छा जाती है तुम लोगों को। ठीक? क्या मैं वो सारे शब्द बोलता हूं जिससे प्रश्न फंसाता है या फंसा सकता है, या वैसे प्रश्न आते हैं। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड, सब इलेक्टेड। और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज इलेक्टेड नहीं बोलूंगा, क्योंकि उसका इलेक्शन ही नहीं होता। इलेक्शन किसका होता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड। क्लियर है ना? समझ गए स्पीकर प्रोटेम कैसे आता है? एक और चीज, स्पीकर प्रोटेम के भी शपथ का कोई प्रावधान नहीं है। एक और चीज जोड़ लो, यहां पर लिखे थे ना, कहां गया? ये लो, अबे ये यहां पे लिखे ना, ये सब लिखे प्लस प्लस स्पीकर प्रोटेम, इसके भी शपथ का कोई प्रावधान नहीं। प्रोटेम। और ये भी ध्यान रहेगा, स्पीकर प्रोटेम का कोई रोल राज्यसभा और विधान परिषद में नहीं होता। उच्च सदन में स्पीकर प्रोटेम का कोई प्रावधान नहीं होता, ये केवल निम्न सदन में होता है, लोअर हाउस में। सेंटर में लोकसभा और राज्य में विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर है बात? लिख लो लिख लो, ये सारी नहीं मिलेगा आपको ये सब किताब में ऐसे लिखा हुआ। और लक्ष्मीकांत तो चाहे जहां हो, मैं अभी तुमको जो बना दिया एक जगह ले आया, बहुत सारी चीजें मैं एक साथ ले आया। हैव अ ब्रेक। हाँ, छत्तीसगढ़ वो कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, सीजी आर्ट। वो कितने महीने तक चलेगा? नहीं ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 10-12 क्लास होगा। ठीक है, आपने थोड़ा बहुत पढ़े हैं, उसी को आएगा ना आगे आर्ट एंड कल्चर और अंदर जाएगा। हाँ, मतलब चलो वीडियोस। सर तो पहले उसी को करवा लेना था, इसको बाद में चाहिए। अब लोकसभा अध्यक्ष के पद से हटाने की प्रक्रिया देखो। पद से नहीं हटाया जा सकता उनको। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पर आ जाइए,
ये एक और चीज है, इनको पद से हटाया नहीं जाता। इन सातों को क्या होता है, इनको पद से हटाया जाता है, पद से हटाया जाता है। इन सातों को, इनका चुनाव भी होता है, इनको पद से हटाया जाता है। लेकिन ना तो राज्यसभा के सभापति का चुनाव होता है, ना ही राज्यसभा के सभापति को पद से हटाया है ना। इज नॉट रिमूव, द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज नॉट रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट। क्यों? क्योंकि हटाया किसको जाता है, चुनाव होता है उपराष्ट्रपति का, तो हटाया भी उपराष्ट्रपति को जाता है, पद से हटाया भी नहीं जाता। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट। ये बात है, ठीक, इसे मैं आगे आ जाइए। आप कैसे हटाया जाए वो देखिए, तो ज़्यादा इसमें झंझट नहीं है। जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए 14 दिन की पूर्व सूचना दी जाती है, नोटिस दिया जाता है, अधिसूचना जारी की जाती है। इनको भी होता है 14 दिन की पूर्व सूचना जारी की जाती है अगर लोकसभा को पद से हटाने के लिए, है ना। तो अगर वो आता है, संकल्प आता है, तो उनको फिर नोटिस दे दिया जाएगा कि भैया आपको पद से हटाने के संकल्प आया। तो फिर तब तक, जब तक इनका रिमूवल प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, पद से हटाने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती, क्या लोकसभा के अध्यक्ष अध्यक्षता करेंगे? नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। तब कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष सभापति करेगा। अब देखो, ऐसे समझो, मैं हूँ ये लोकसभा है, और लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प किसी मेंबर ने लाया। कौन ला सकता है? लोकसभा का कोई भी सदस्य। ऐसा नहीं कि राज्यसभा का मेंबर इनको पद से हटाने के ले आएगा, है ना। समझ गए ना? संकल्प क्या होता है? रेजोल्यूशन। अ रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज ब्रॉट। 14 दिन की प्रायर नोटिस दी जाएगी, है ना। नोटिस के बाद ही कार्रवाई शुरू होगी। उनको नोटिस मिल गया, नोटिस मिलते ही मैं लोकसभा का अध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं अब लोकसभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता। जो लोकसभा का उपाध्यक्ष है, जब लोकसभा अध्यक्ष यहाँ बैठा रहता है, तो उपाध्यक्ष एक सदस्य के रूप में वहाँ बैठा रहता है, वो आ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा। और मैं लोकसभा अध्यक्ष, मैं जब तक मुझे हटाने का प्रोसेस चलेगा, तब तक मैं एज अ मेंबर यहाँ बैठा, मैं यहाँ बैठा। तो एक बात समझ गए कि लोकसभा अध्यक्ष जब पद से हटाने की प्रक्रिया चल रही हो, तो क्या वो लोकसभा की बैठक में शामिल हो सकता है? हो सकता है। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कि एक सदस्य के रूप में? एज अ मेंबर वो वहाँ बैठेगा। ठीक, क्लियर। अब मैं अभी यहाँ कौन बैठा है? प्रोसेस चालू हो गया ना, मुझे नोटिस मिल चुकी है 14 दिन की। अब मैं नोटिस मिल चुकी है, तो मैं अब प्रिसाइड नहीं कर सकता लोकसभा के सेशन, कोई भी सिटिंग को। मैं वहाँ बैठ सकता हूँ एज अ मेंबर। लेकिन जो उपाध्यक्ष था एज अ मेंबर, जो बैठा रहता था वहाँ, जब मैं यहाँ बैठा रहता था, वो उठ के आ जाएगा, इस चेयर पर बैठ जाएगा। इस समय अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक, ओके। ना अब एक बहुत महत्वपूर्ण, भैया क्या होगा? वही बहस होगा, सब कुछ होगा, और लास्ट में वोटिंग होगी। उस संकल्प, जो लोकसभा अध्यक्ष का जो रिमूवल रेजोल्यूशन है, जो पदच्युत का प्रस्ताव है, संकल्प है, उस पर आप क्या होगा? मतदान। और किस प्रकार के बहुमत से पारित होना चाहिए? अगला क्वेश्चन सुनो। तात्कालिक समस्त सदस्यों के बहुमत से। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? then majority of the then total members of लोकसभा। समझ रहे हो आप? then वोट क्यों बोला? कंटेम्परेरी टोटल मेंबरशिप ऑफ लोकसभा, मेजोरिटी। समझ रहे हो ना? बहुमत मतलब मेजोरिटी। मतलब अब ये क्या बोल रहा है, समझो। 543 हमें पता है लोकसभा की सीट है ना, 543 सीट है। लेकिन हो सकता है कि जब लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाने का रेजोल्यूशन हाउस में वोटिंग के लिए आया है, पता चला कि 3 लोग अभी पोस्ट वेकेंट है, 3 एमपीज का लोकसभा में पोस्ट वेकेंट है। कैसे हो सकता है? रिजाइन कर दिया, या निपट गया, या इनको पद से हटा दिया, इनको सांसद के पद से हटा दिया, तो पोस्ट रिक्त है।
तो इस समय तात्कालीन पूर्ण सदस्य संख्या कितनी, -3 कर दो, पाई 540। इतना ही है, इतना ही उपलब्ध है, इतना ही है। अब वो क्या बोल रहा है, तात्कालिक समस्त सदस्यों के बहुमत से, मतलब इतने लोग अगर इस समय मेंबर हैं तो कितने, कम से कम कितने होना चाहिए, 270 से ज्यादा, 270 से ज्यादा लोग अगर उनको उनके रिजर्वेशन पर, रिमूवल रिजर्वेशन पदच्युत संकल्प पर इतने लोगों ने मतदान कर दिया तो लोकसभा अध्यक्ष पद से हटा दिया। उस समय जितने हैं उसका आधे से, समझ रहे हो, टोटल मेंबरशिप की बात नहीं कर रहा है। उस समय रिक्त सीटें माइनस हो जाती हैं तत्कालिक, है ना। अब मैं आपको बताया था कि अगर ये लाइन है तो ये लाइन सही है, नहीं तो अगर एक बहुमत शॉर्ट में लिख कर आ जाए तो मैं आपको बताया था एक इफेक्टिव मेजॉरिटी, क्या बताया, प्रभावी बहुमत बताया था, इफेक्टिव मेजॉरिटी, इसको क्या बोलते हैं, प्रभावी बहुमत। रुको, अगर ये ऑप्शन में है आपको, ये आंसर, अगर ये नहीं है तब इसको समझो, टोटल मेजॉरिटी, टोटल और कंप्लीट मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी, प्रभावी बहुमत याद है आपको क्या होगा? लोकसभा की बात चल रही है तो लोकसभा का प्रभावी बहुमत की बात कर लेते हैं ना। लोकसभा का प्रभावी बहुमत, प्रभावी बहुमत इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम, इफेक्टिव मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी ना। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी को कैसे डिफाइन करें, सदन की प्रभावी सदस्य संख्या का, प्रभावी सदस्य संख्या का, प्रभावी संख्या का बहुमत, प्रभावी संख्या का बहुमत, मतलब बोल रहा है इफेक्टिव स्ट्रेंथ, मेजॉरिटी ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, मेजॉरिटी ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, प्रभावी सदस्य संख्या। अब इसको डिफाइन करना पड़ेगा, ये क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होगी, प्रभावी सदस्य संख्या क्या होगी, है ना। कुल सीट माइनस रिक्त सीट, टोटल सीट माइनस वेकेंट सीट। लोकसभा की कुल सीट कितनी है भैया, रिक्त कितनी है, तो माइनस कर दो कितना आ गया, 500 और 540 क्या हो गया, उस समय सदन की प्रभावी सदस्य संख्या, इफेक्टिव स्ट्रेंथ है लोकसभा की। इसका क्या बोल रहा है वो, बहुमत, इसका 50% से अधिक का बहुमत चाहिए। अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ना, क्लियर है कि नहीं, चलो भैया ये सब तो जानते हो, अभी बोल बक लिया मैं। अब एक और चीज को स्पष्ट तरीके से समझो। मैं लोकसभा का अध्यक्ष, मुझे पद से हटाने का संकल्प चल रहा है तो मैं यहाँ बैठ नहीं सकता, मैं अध्यक्षता कर ही नहीं सकता, आई डोंट हैव द राइट। मैं चला जाऊँगा एज अ मेंबर, वहाँ बैठ सकता हूँ ना, एज अ मेंबर। वहाँ एज अ मेंबर कौन बैठा था, उपाध्यक्ष बैठा था, क्योंकि जब तक लोकसभा का अध्यक्ष रहेगा वो उधर ही बैठेगा। अध्यक्ष जब नहीं कर सकता, प्रिसाइड नहीं कर सकता, तो डिप्टी स्पीकर यहाँ आ जाएगा, बैठे। अब आप वोटिंग को समझो। इस दौरान कोई बिल आता है, इस दौरान कोई भी, मतलब मेरे को हटाने का संकल्प आया, मैं वहाँ बैठा हूँ, मेरे को वोट करने का अधिकार है ना, मैं अपने फेवर में तो करूँगा। अब आप समझो एक फैक्ट आता है, एक क्या कहते हैं उसको, निर्णायक मत। एक और चीज़ को समझ लो, यही है इसको इंग्लिश में कहते हैं कास्टिंग वोट। ये कास्टिंग काउच नहीं है, क्या ये, मैं काउच लिखने वाला,
कास्टिंग वो ये कास्टिंग काउच, उर्फी जावेद, राखी सावंत, इस तरह की महिलाओं से रहेंगे ना। इधर निर्णायक मत, निर्णायक मत कब किस स्थिति में निर्णायक मत दिया जा सकता है? पहला पॉइंट, जब सदन में मतों की बराबरी हो जाए, मतों की बराबरी हो जाए, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? टाई। क्या बोल सकते हैं? टाई, टाई बोल सकते हैं। जैसे मान लो 540 लोगों ने वोट किया, 270 लोगों ने फेवर में किया, 270 लोगों ने अगेंस्ट में कर दिया, टाई हो गया। हमेशा कहाँ होगा टाई की स्थिति में? हमेशा क्या होगा? जब मतों सदन में मतों की बराबरी हो जाए तभी निर्णायक मत डाला जा सकता है, तभी डाला जा सकता है। When there is a situation of tie in case of voting, तभी डाला जा सकता है। मान लो फैसला ही हो गया 271 इधर और 269, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, फैसला ही हो गया, तब निर्णायक मत नहीं डाला। समझ गया? क्यों? टाई अगर हो गया, अब जहाँ पर टाई अगर हो गया तो जो भी वोट, अगर वो जो भी व्यक्ति निर्णायक मत देने वाला वो इधर वोट कर देगा तो पास हो जाएगा, इधर वोट कर देगा फिर पास। ये बात क्लियर है? अब सवाल ये बनता है कि निर्णायक मत दे कौन सकता है? कौन कौन निर्णायक मत दे सकता है? जो भी सदन की अध्यक्षता कर रहा है, जो भी सदन की अध्यक्षता कर रहा है, जो भी सदन की one who presides the house, one who presides the house। सर ये सिर्फ पदच्युत में ही मतलब नहीं, निर्णायक मत अलग है, अलग। मैं आ रहा हूँ, आप निर्णायक मत पहले समझो। one who presides the house, इसका मतलब क्या हुआ पता है? चाहे लोकसभा हो, अब ये कब की कहाँ की बात हो रही? लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये भी दे सकता है। विधानसभा प्लस विधान परिषद, यहाँ भी दे सकता है। सब चारों हाउस, जो भी यहाँ बैठा है वो निर्णायक मत वही दे सकता है। निर्णायक जो भी, जैसे लोकसभा का अध्यक्ष बैठा है, अध्यक्षता करता है, या राज्यसभा का सभापति बैठा है, या किसी विधानसभा का अध्यक्ष बैठा है, लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर बैठा है मानो, या किसी लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्पीकर यानी कि अध्यक्ष बैठा है, सामने बिल है, उसको पास होने के लिए क्या चाहिए? ऑर्डिनरी मेजॉरिटी चाहिए। जितने भी वोट करेंगे उसका 50% ज़्यादा। मेजॉरिटी तो पढ़ा चुका हूँ आपको, तो अभी नहीं बता रहा। टाई हो गया। अब ये यहाँ जो अध्यक्षता कर रहा है ना, ये निर्णायक मत दे सकते ना, समझ गए बात को? केवल बराबरी की स्थिति में दे सकते हो, ये बात क्लियर है? अब मान लो लोकसभा अध्यक्ष उस दिन बीमार है, उपाध्यक्ष आगे अध्यक्षता कर रहा है ना, उस दिन कोई बिल आया, बराबरी हो गई तो वो दे सकता है। यहाँ पर जो बैठा है ये वोटिंग करवा रहा है और सामने बराबरी हो गई, मतलब ही कैन पोल कास्टिंग, वो निर्णायक मत दे सकता है। ये बात क्लियर है कि नहीं? कोई शंका है? कोई शंका? कोई भी दे सकता है। तो अब आप सवाल, क्या लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकते हैं? लोकसभा उपाध्यक्ष? हाँ भाई, तालिका में जो 10 जो है वो भी दे सकते हैं। जो भी अध्यक्षता कर रहा होगा उस दिन दे सकते हैं ना, चाहे राज्यसभा का सभापति हो, चाहे सभा किसी भी हाउस में, सब दे सकते हैं। ये बात तो क्लियर हो गई। अच्छा, अब मेरे को हटाने का संकल्प आया है, मैं तो बैठ नहीं सकता है, मैं वहाँ बैठा हूँ, मैं वहाँ, इस समय उपाध्यक्ष यहाँ बैठा है और लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प पे वोटिंग हो रहा, टाई हो गया, टाई हो गया। अच्छा, एक और चीज़, लोकसभा अध्यक्ष उस समय वहाँ बैठा, क्या वो पहली बार जो कोई बिल आया या उसको संकल्प आया तो पहली बार में वो वोट कर सकता है उसमें? वहाँ बैठा था, हाँ, एज अ मेंबर वहाँ बैठा है तो पहली बार में वोट कर सकता है, वो वहाँ बैठा है।
उपाध्यक्ष क्या पुरुष में वोट कर पाएगा पहली बार में? नहीं। जो यहाँ बैठा है वो एक ही कंडीशन में वोट कर सकता है, बराबर टाई की स्थिति में। बात क्लियर है? अध्यक्ष किसी में वोट नहीं। लोकसभा अध्यक्ष यहाँ बैठा है ना, तो कोई बिल आएगा तो पहली बार में वो वोट कर ही नहीं सकता। ही कैन नॉट वोट एट फर्स्ट इंस्टेंस, नहीं कर सकता। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं केवल यहाँ जो बैठा व्यक्ति वो पहली बार में कभी मतदान नहीं कर सकता। कोई भी संकल्प हो, कोई प्रस्ताव, कोई भी बिल हो, यहाँ बैठा व्यक्ति एक ही कंडीशन में वोट कर सकता है, इन केस ऑफ टाई, बराबरी की स्थिति आ गई। बात क्लियर है कि नहीं? वो सबके लिए है, चारों सदनों की बात कर रहा हूँ मैं, सबके लिए ना। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने का चल रहा है, तो वो तो यहाँ बैठने का बैठा ही नहीं, वो तो वहाँ बैठा है। तो पहली बार में वहाँ बैठा है तो पहली बार में वोट कर पाएगा। हाँ, बात सही, ठीक समझ गए। और जब लोकसभा अध्यक्ष यहाँ बैठे तो उपाध्यक्ष वहाँ बैठा, तो पहली बार में उपाध्यक्ष वोट कर पाएगा क्या? पहली बार में कोई बिल आ रहा है तो करेगा ना, वो वहाँ बैठा है। लेकिन जब उपाध्यक्ष यहाँ आ गया तो पहली बार में कभी वोट नहीं कर पाएगा। ही कैन नॉट वोट एट द फर्स्ट इंस्टेंस, ही कैन वोट ओनली एट इन केस ऑफ टाई। ये बात क्लियर हो गई? यही बहुत सारे क्वेश्चन का सवाल का जवाब क्लियर है? धन्यवाद मत हो गया, वही तो समझाना था इसके में। वो वहां बैठा है, वो वहां बैठा है तो सदस्य के रूप में वोट कर पाएगा। परंतु बराबर की स्थिति में तो जो यहाँ बैठा है वही दे सकता, वही तो। अब एक और चीज, ये पद आप जानते, जैसे ही चुन लिए गए वहां से इनका कार्यकाल शुरू हो गया। जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष चुन लिए गए, वोटिंग हो रही, चुन लिए गए, इलेक्ट हो गए, कार्यकाल शुरू। अब एक और सवाल, इनका मतलब बैठक, ये अपना पद धारण कब तक करते हैं? इलेक्शन हो जाता है, जो नई लोकसभा की जो पहली बैठक होती है तब तक ये पद धारण किए रहते। ऐसे इनका कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल तक, देखो ये भी सही है कि द टेन्योर ऑफ लोकसभा स्पीकर इज टिल द टेन्योर ऑफ लोकसभा। समझ गए? स्पीकर की बात होगी, राज्यसभा कहाँ से है? लोकसभा की बात होगी ना। द टेन्योर ऑफ लोकसभा स्पीकर इज टिल द टेन्योर ऑफ लोकसभा। 5 साल का लोकसभा टेन्योर, जब लोग वो भी चुन लिए गए तो लोकसभा टेन्योर चल रहा है। ये भी सही है, कूट में आया था। अगर एक आंसर चुनना है तो आप क्या बोलोगे भैया? उनका कार्यकाल, लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो आप सोचोगे कि लोकसभा भंग हो गई तो उनका कार्यकाल भी खत्म? नहीं, वो कार्यकाल तो खत्म हो गया लेकिन वो अपना पद धारण किए रहते हैं। कब तक? चुनाव होगा नई लोकसभा की पहली बैठक तक। जैसे ही बैठे उन लोग, कार्यकाल खत्म। समझ गए? क्योंकि कौन आ जाएगा? नहीं, स्पीकर प्रोटेम आता है। राष्ट्रपति सबसे पहला काम क्या करेंगे? स्पीकर प्रोटेम को अपॉइंट करते हैं। क्लियर है? ये याद रखना। नई लोकसभा, वो जो वर्तमान लोकसभा में चुना गया वहां तक तो रहता ही है, लेकिन फिर इलेक्शन होगा और जो न्यू लोकसभा की फर्स्ट मीटिंग होगी तब तक ही रिमेन्स ऑन द पोस्ट ऑफ लोकसभा स्पीकर। क्लियर है? पहली बार हर लोकसभा स्पीकर की यही काम है, मतलब वो नई लोकसभा की पहली बैठक तक पद धारण किए होते हैं। अस्थायी अध्यक्ष मतलब लोकसभा के, हाँ ऐसा भी बोल सकते हो। जैसे ही अस्थायी अध्यक्ष कुर्सी पर बैठा, प्रथम बैठक में नियुक्त है। क्लियर? चलो भैया, ये भी जानते हो आप, मुखिया होगा ना, तीनों बताया था, अलग अलग डिफरेंशिएट करना, मुखिया, नेता ना, और सदन में मुख्य प्रवक्ता होता है। एक लोग भैया क्या होता है? ये हिज अ चीफ स्पोक्समैन, स्पोक्सपर्सन या स्पोक्समैन, हिज अ चीफ स्पोक्समैन ऑफ द हाउस। ध्यान रहे, जो चीफ स्पोक्समैन ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? यहीं पर लिख लो, नोट कर, दोनों लाइन लिख लो।
सदन का मुख्य प्रवक्ता, चीफ स्पोक्समैन या स्पोक्स पर्सन कौन होता है? हेड ऑफ द हाउस। लोकसभा के मामले में लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा के मामले में राज्यसभा का सभापति, विधानसभा के मामले में विधानसभा का अध्यक्ष ना। लेकिन अगर बोल दे आपसे केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता, चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो कौन? हाँ, वैसे ही राज्य का पूछे तो राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता कौन होता है? हाँ, वहीं पर दोनों लाइन लिख लो तो कभी मिस नहीं होगा ना। फिर देखो सभी संसदीय मामलों में, मतलब लोकसभा में जो भी पार्लियामेंट्री अफेयर्स चल रहा है उसका निर्णय यही सदन का भगवान बोला था ना, कभी फंस जाओ तो क्या याद रखना, सदन का मुखिया सदन का भगवान, सब कुछ वही तय करेगा, कैसे काम होगा, क्या होगा, कैसे होगा, जो बोल दिया वही सर्वे सर्व। लोकसभा के अध्यक्ष निम्नलिखित 3 स्रोतों से शक्ति प्राप्त करता है। लटके झटके 10% वाला, 10%, मतलब लोकसभा की शक्तियों का सीधा सीधा मतलब है विवरण कहाँ वही भारत के संविधान में शक्ति बताई गई उसकी। लोकसभा की आपको पता है हर हाउस का एक है ना, एक प्रोसीजर, रूल्स ऑफ प्रोसीजर वो होता है, लोक प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम होता है, प्रोसीजर एंड रूल्स ऑफ कंडक्ट ऑफ द हाउस होता है, बताया था। रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड बिजनेस और सब लोकसभा के भी होता है, राज्यसभा के, विधानसभा के, सबका भी होता है। तो वो जो उसके नियमावली, जो लोकसभा की नियमावली है ना, उसमें भी कुछ शक्तियाँ इनको दी गई। और परंपरा प्रतिष्ठा, मतलब न तो संविधान में लिखा है न तो यहाँ लिखा है, लेकिन परंपरा चली आ रही, तो कुछ शक्तियाँ उसको ऐसे भी प्राप्त है। ऐसी 10% पढ़ के गुजर जाने दो। अध्यक्ष की शक्तियाँ एवं कर्तव्य देख लो भैया, यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। देखो सदन के भीतर ये क्या बोल रहा है? इनसाइड द हाउस, इनसाइड लोकसभा ना, सदन के भीतर मतलब इनसाइड लोकसभा की बात होगी। देखो भारत के संविधान तथा लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन समिति, प्रक्रिया, प्रोसीजर एंड ऑर्डर ऑफ बिजनेस, इसका लास्ट इंटरप्रेटर कौन होता है? लोकसभा। ये जो नियमावली है उसकी व्याख्या करने का वही तय करेगा व्याख्या क्या है। और सदन के भीतर अगर संविधान पर कोई प्रश्न उठ जाता है, उस पर व्याख्या करने का अधिकार किसका है? और उसने जो व्याख्या कर दी सदन के भीतर वही माना जाएगा, अंतिम में होगा। अब यहीं पर नोट करके जानते हो क्या लिखना पड़ेगा? मैंने लिखा है, यहीं पर नोट करके लिखना होगा। लेकिन सदन के बाहर संविधान का व्याख्या, अंतिम व्याख्याकार कौन है? हाँ, सदन में अगर संविधान पर कोई क्वेश्चन अराइज हो गया, व्याख्या कर भी वही करेगा, वो जो व्याख्या कर दिया लास्ट। लेकिन ये सदन के भीतर की, अच्छा ये केवल लोकसभा स्पीकर की बात नहीं है, ये तो सब पढ़ोगे आप। लोकसभा की बात हो, चाहे विधानसभा की बात हो, चाहे राज्यसभा की बात हो, चाहे मुखिया ही लास्ट हो। अगर संविधान का प्रश्न आ गया तो मुखिया ही अंतिम व्याख्या का। लेकिन अब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब संसद और राज्य विधानमंडल से बाहर चलते हैं, तो सदन का अंतिम व्याख्याकार सुप्रीम। लेकिन संविधान की व्याख्या करने का अधिकार दो लोगों को, अंदर में 3 लोगों को संविधान की व्याख्या मिलेगी। एक सदन का मुखिया, एक सदन का, समझ गया ना, सदन का मुखिया कौन? लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, सब मैं पूरा में चारों लिखना पड़ेगा। चलो समझ गया ना भाई? लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये एक हो गया विधानसभा प्लस विधान परिषद, इन सब का मुखिया। ठीक,
उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट है ये और ये है सुप्रीम कोर्ट। ये तीनों को व्याख्या करने का अधिकार है। लेकिन इसमें से अलग क्या है, ये अलग है। ये कहाँ कर सकते हैं, सदन के भीतर, सदन के भीतर। और सदन के बाहर भैया संविधान की व्याख्या करने का अधिकार इसको भी है और इसको भी है। यहाँ व्याख्या किया मान लो हाई कोर्ट ने, लेकिन आप उस व्याख्या से संतुष्ट नहीं, अपील हो गया, चला गया सुप्रीम कोर्ट। ये जो व्याख्या करेगा ये क्या हो जाएगा, अंतिम व्याख्या, अंतिम व्याख्या, लास्ट इंटरप्रेटर, व्याख्या का। क्लियर है? जी सर। कोरम देखो, ये गढ़फुर्ती, हिंदी में गढ़फुर्ती बोलते हैं और इंग्लिश में कोरम। स्पेलिंग क्या होगी, कोरम। क्या होगा, हर सदन का कोरम, लोकसभा के भी कोरम होता है, राज्यसभा का भी, विधानसभा का भी, विधान परिषद कोरम होता है। कोरम किसको बोलते हैं, असल में उस सदन की देखो कुल सदस्य का 1/10 कोरम होता है, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द। किसी सदन का कोरम क्या होता है, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, सदन की कुल सदस्यता का 1/10। सत्र चल रहा है, मीटिंग चल रही है, वो मीटिंग तभी हो सकती है जब उस सदन की कुल सीट जितनी है उसके कम से कम 1/10 प्रेजेंट। अगर कोरम नहीं है, गढ़पूर्ति नहीं है किसी दिन बैठक में, तो सदन का मुखिया क्या कर सकता है, उस बैठक को स्थगित कर सकता है। ही कैन एडजर्न द मीटिंग। देखो कोई लिखा है, पढ़ो। ये हम अभी लोकसभा अध्यक्ष की बात कर रहे हैं तो केवल इसी की बात यहाँ हो रही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सब जगह होता है। समझ जाओ, हाँ सब जगह होता है। समझ गए? ये देखो बोला ना, लोकसभा अध्यक्ष की बात होगी ना तो केवल निर्णायक दे सकता है, लेकिन जब उसको हटाने की प्रक्रिया चल रही हो तो वहाँ बैठा होगा, तब वो प्रथम बार में भी मतदान से ही कैन वोट एट द फर्स्ट इंस्टेंस दे सकते हैं। एक और चीज, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, जान लो क्योंकि डिटेल में तो हम पढ़े ना, पहले संयुक्त बैठक ज्वाइंट सीटिंग पढ़ चुके हैं ना, और पहले जब आया था तभी मैं बता दूंगा। चलो फिर से आएगा इसका हेडिंग, तब मैं फिर से बता दूंगा, रिवाइज हो जाएगा। लेकिन ज्वाइंट सीटिंग की बात हो रही, संयुक्त बैठक अभी अच्छे से नहीं चल रहा साला, इसके बाद में पूरा लाइन से ये हुआ था पहले। हाँ अच्छा अबे इस साला में माइक ही नहीं लगा है, पकड़ लिया होगा, थोड़ा बहुत तो पकड़ा होगा, नहीं कम पकड़ा होगा, वहाँ चालू करके वहाँ रखा हुआ है ना। ओ आएगा।